तो ये क्या है, चार्ज का एक्सिस है, ये पोटेंशियल का एक्सिस है। ये ए कैपेसिटर का ग्राफ है, ये बी कैपेसिटर का ग्राफ है। अब मुझे बताना है कि किसका हाई कैपेसिटेंस है, ठीक है, किसका हाई कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू अपॉन वी। जिसका ज़्यादा वोल्टेज होगा उसका कम कैपेसिटेंस होगा, जिसका कम वोल्टेज होगा उसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। अब जरा इसमें बताओ ज़्यादा वोल्टेज किसका है, बी वाले का है। देखिए वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, है कि नहीं है, ग्राफ देखो। ये देखिए अगर वर्टिकल लाइन खींचूँ मैं तो कोई क्यू चार्ज जो है, Q1 या फिर कुछ भी क्यू चार्ज है, ए वाला कैपेसिटेंस जो है वो उसमें उस केस में वी ए पोटेंशियल रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। चार्ज सेम है लेकिन वी ए की वैल्यू कम है उस चार्ज के लिए करस्पॉन्डिंग, और वी बी की वैल्यू ज़्यादा है उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जब वी बी ग्रेटर देन वी ए है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ सी ग्रेटर देन सी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ए हैज़ हायर कैपेसिटेंस। ये बात क्लियर है कि नहीं। ग्राफ को पहचानना सीखो, ग्राफ को कैसे देखना है वो समझो उस चीज़ को। जब कभी तुम्हें ऐसे ग्राफ दिया हो, चार्ज और वोल्टेज देख लेना है, तो यार ग्राफ तो समझते होगा ना कैसे देखा जाता है। अगर मैं क्यू पॉइंट कोई क्यू चार्ज ले लूँ, कोई क्यू चार्ज, तो ए देखो किस पोटेंशियल पे अचीव कर रहा है उसको, या फिर ऐसे देखो सबसे एंड लिमिट देखो, दिख नहीं रहा है तुम्हें, ये देखो वी बी जो ये वी बी है वो ज़्यादा है वी ए से, देखो साफ से ग्राफ से पता चल रहा है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ठीक है। तो जब वी बी ग्रेटर देन वी ए है देन सी ए विल बी ग्रेटर देन, अपोजिट हो जाता है ना उसका, हम इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल ना। तो लिख लो इस चीज़ को, समझ गए होगे वैसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ तुम लोगों से। देखिए ये ग्राफ है, क्वेश्चन पहले समझना है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू और वी का, देखो अब क्यू ऊपर चला गया है वी नीचे आ गया है, ये बात ध्यान रखनी है। उसका वेरिएशन दिया हुआ है फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2, C1 और C2 के लिए हमें कुछ दिया हुआ है ग्राफ। अब पहचानना हमें ए किसके लिए है और बी किसके लिए है, ये बस पहचानना हमें। द टू कैपेसिटर है सेम प्लेट सेपरेशन, दोनों का डी जो है वो सेम है, यानी कि प्लेट सेपरेशन क्या है, सेम है। और C2 की एरिया जो है वो डबल है देन दैट ऑफ, यानी C2 की जो एरिया है 2 टाइम्स है C2 की एरिया है 2 टाइम्स ऑफ C1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब मुझे बताओ डी दोनों की सेम है, एप्सिलॉन नॉट तो सबके लिए सेम होता है, यानी C प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिसका ज़्यादा एरिया होगा उसी के ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, C2 हैज़ लार्जर कैपेसिटेंस देन C1। C2 का ज़्यादा कैपेसिटेंस है C1 से। अब मुझे ये तो पता चल गया C2 का जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा है C1 से, लेकिन ग्राफ में C2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 को कौन रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। बाकी समझ में आ गया, आप पहचानो C2 का ग्राफ कौन सा है, C1 का ग्राफ कौन सा है। पहचानो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है, अभी क्वेश्चन कर चुके हो। बस फर्क यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे पहले वोल्टेज था, अब यहाँ पे चार्ज आ गया है, यहाँ पे वोल्टेज, तो थोड़ा टेढ़ा इसको ऐसे रोटेट करके देख लेना, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे देख पाओ तो ऐसे देख लेना। तरीका है सबसे एंड पॉइंट को जाके वोल्टेज से जाके मिला दिया करो, तो ये वी बी हो गया, ए को मिला दिया। अब मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा है, वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है, वी बी बड़ा है वी ए से। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ज़्यादा वोल्टेज होता है उसका कम कैपेसिटेंस होता है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, C1 को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, C2 को। क्यों, कम वाला जो वोल्टेज होता है, जो कम वाला वोल्टेज होता है उसका ज़्यादा कैपेसिटेंस, यानी कि ये, यानी कि जो ए वाला है ग्राफ, ए वाला ज़्यादा कैपेसिटेंस, लार्जर कैपेसिटेंस वाला ग्राफ है, लार्जर कैपेसिटेंस वाला ग्राफ है। और बी वाला क्या है, लोअर कैपेसिटेंस वाला ग्राफ है। अब बात समझ में आई, जिसका ज़्यादा पोटेंशियल उसका लोअर कैपेसिटेंस, जिसका कम पोटेंशियल उसका लार्जर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो लिख लो अच्छा इसको, वी बी ग्रेटर देन बी ए। अब बताओ C2 का कौन सा ग्राफ हो गया, या फिर कौन सी लाइन हो गई C2, ए वाली, ए करस्पॉन्ड्स टू
लाइन ए करस्पॉन्ड्स टू C2 एंड लाइन बी करस्पॉन्ड टू C1। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी दिया था क्या मैंने? नो सर। चलो ये नोट डाउन करो फटाफट। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझा करो होता क्या, हो क्या रहा है। बोला गया है कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, स्फीयर्स हैं चार्ज। तो पहला स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, दोनों का रेडियस R1 R2 है। एक R1 है, इसका R2 है। इनको कनेक्ट कर दिया गया है एक वायर से, ठीक है। और जब हमें बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल आ जाता है। अब यानी कि इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद व्हेन कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर एक्वायर्स चार्ज Q1 एंड Q2। पहले चार्ज नहीं था Q1 Q2, जब कनेक्ट किया गया उसके बाद का चार्ज है, ठीक है। ये बात को समझना है। अब क्या होगा, जब कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, जब Q1 Q2 आ गए होंगे तो कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया होगा। अच्छा, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है स्फीयर की? यानी कि बी मान लेते हैं ए स्फीयर है, ये बी स्फीयर है, अंदर लिख दे रहा हूँ, बी है ये और ये ए है। अब मुझे ये बताओ सरफेस पे स्फीयर के क्या पोटेंशियल की वैल्यू होती है, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर? 1/4πε0 Q1। अब इसकी बात कर रहा हूँ ना, Q1 अपॉन रेडियस। सरफेस पे यही तो फॉर्मूला होता है भाई, क्योंकि चार्ज कहाँ माना जा सकता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड। जब पोटेंशियल पढ़ाया था मैंने तो ये बात बताई थी ना, न्यूमेरिकल भी करवाए थे कि सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला होता है, इनसाइड भी वही पोटेंशियल रहता है, आउटसाइड जैसे सेंटर से R दूरी पे है तो यहाँ पे R आ जाएगा। ये सब बता चुका हूँ ना चीज़ें, तो याद रहनी है तुम्हें। रिवीजन तभी कहता हूँ, रिवीजन करते रहो, अपने पे इकट्ठा मत होने दो बोझ को कि पढ़ा दिया चलो अगले हफ्ते पढ़ेंगे, फिर क्या होगा आपके पर वो इकट्ठा होता जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गए, Q1/Q2 क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, R1/R2 के, ठीक है। ये एक कंडीशन हुई। अभी हमें σ1/σ2 निकालना है। अच्छा, σ1/σ2, सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? Q/A। सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है कि नहीं? तो Q1/A1, यहाँ पे Q2/A2 हो जाएगा। Q1/A1, A1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? A1 इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस ए स्फीयर, फर्स्ट वाला स्फीयर की सरफेस एरिया है। तो बताओ A1 की वैल्यू कितनी होगी? 4πr1²। 4πr1², बिकॉज इसका रेडियस R1 है तो 4πr1² हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, Q2/4πr2², ठीक है। अब इसको रीअरेंज करना है, ये वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई बाई 4πr2² अपॉन Q2 4πr1²। 4π कैंसिल आउट, तो Q1/Q2 इक्वल टू R2² अपॉन R1²। Q1/Q2 किसके बराबर आया था, R1/R2 के। ये R1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, R2/R1, सॉरी R2/R1। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। मुझसे ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ, टाइम लग जाएगा ना फिर, मैं ही बता देता हूँ। सर 11%। वेरी गुड, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। यस सर। सही है, वेरी गुड। देखो बोला गया है कि वोल्टेज, कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द चार्जिंग सोर्स कांस्टेंट, पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेनी है हमें, कांस्टेंट। फिर बोला गया है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना एनर्जी चेंज होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वर टू बी डिक्रीज बाय 10%। अगर हम 10% डी को डिक्रीज कर दें, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट क्या होता है, डी, इसको डिक्रीज कर दें तो एनर्जी पे कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी जो है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहले कैपेसिटर कुछ ऐसे था, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, डी, ठीक है। और इसमें उस समय एनर्जी स्टोर्ड थी, मान लेते हैं U0 थी, ठीक है, पहला इनिशियल कंडीशन है। बाद में
बाद में इसकी हमने डिस्टेंस क्या कर दी, सेपरेशन क्या कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया। अब 10% डिक्रीज कर दिया, बचेगा कितना, 90%। हाँ कि ना भाई, 10% डिक्रीज कर दिया, बचेगा कितना, 90%। जैसे ये 100% डी है तो बचेगा कितना, 10% डिक्रीज होने के बाद कितना बचेगा, 90% ही तो बचेगा, या फिर 10% या फिर डी माइनस 10% ऑफ डी कर दिया है, तो कितना बचेगा, ये समझ गए ना। तो अब मुझे ये बताना है कि कितनी एनर्जी, मान लेते हैं अब एनर्जी की वैल्यू आ गई है यू डैश, एनर्जी चेंज हो गई यू डैश, लेकिन मुझे डिक्रीज एनर्जी नहीं बतानी, मुझे बताना है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो देखना है पहले कि जो एनर्जी की वैल्यू जो है, एनर्जी स्टोर्ड की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, तो इनिशियल जो आपकी एनर्जी रही होगी उसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, यही तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है। वी तो कांस्टेंट है, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं कर पाएंगे हम। सी को थोड़ा और इलोबरेट करके देखते हैं, सी को थोड़ा और एक्सपेंड करके देखते हैं, तो क्या होगा, सी का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है सी का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई। अब उसने ए चेंज करने के लिए तो बोला नहीं है, उसने क्या चेंज करने के लिए बोला, डी, यानी हाफ वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, एरिया भी, एरिया थोड़ी चेंज कर रहे हैं प्लेट की हम, वोल्टेज भी कांस्टेंट रखने के लिए बोल रहा है, डी चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है कि नहीं, यू नॉट जो है या फिर जो भी एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना। अब मान लेते हैं 10% हमने डिक्रीज कर दिया, व्हेन या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा, तो के अपॉन डी लिख सकते हैं। कहने के मतलब ये जो बाकी चीज़ें हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए और बी, ये कांस्टेंट है, के मान लिया हमने उसको, ठीक। तो व्हेन डी इज डिक्रीज्ड बाई 10%, तो अब दोनों मान लेते हैं एनर्जी कितनी हो गई, यू डैश हो गई, देन एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स यू डैश। तो यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, या फिर यू डैश अपॉन यू कर देते हैं, यू नॉट कर देते हैं, जो डिक्रीज एनर्जी है अपॉन यू नॉट कर देते हैं, या डिक्रीज इंक्रीज जो भी हुई हो। तो यू डैश का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, यू डिक्रीज जो आपका यू डैश है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ या फिर के, डी की वैल्यू क्या होगी, यू डैश के लिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी माइनस 10% डी, तो बचेगा कितना ये बताइए कितना बचेगा, 90 डी अपॉन 100 बचेगा कि नहीं, परसेंटेज तो जानते हो ना, तो डी माइनस 10% कितना होता है, 10 अपॉन 100 इंटू स्मॉल डी, और यू नॉट कितना है, यू नॉट के अपॉन डी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई ये सब, तो के अपॉन 90 डी अपॉन 100, 90 डी अपॉन 100, अपॉन में क्या हो जाएगा, के अपॉन डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है हमें, बस रीअरेंज करके बताओ क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 के अपॉन 90 डी हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा के अपॉन डी, बेसिक मैथ लगे ये बाकी। तो डी, अब डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 100 के अपॉन 90 के से के कैंसिल, 100 अपॉन 90 हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना। तो यू डैश अपॉन यू नॉट कितना हो गया, यू डैश क्या है, चेंज्ड वाला, यू नॉट कितना है, पहले वाला, तो 100 अपॉन 90 हो जाएगा कि नहीं, यानी एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी जो है बढ़ गई है भाई। जब जब यू है इन्वर्सली यानी एनर्जी स्टोर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, तो डी अगर कम करोगे, दूरी कम करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बात याद रखना। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं, यू डैश अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 100 अपॉन 90, समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा है, अभी सिंपल सी मैथमेटिक्स चल रही है। अब ऊपर कर रहा हूँ मैं इसके, तो यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन 9 भाई, 100 अपॉन 90 है तो 10 अपॉन 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई यू नॉट। कहने का मतलब है यू डैश बढ़ गया है, देखिए 1 से ज़्यादा है ना, 10 अपॉन 9 क्या होता है, 1 से बड़ा है, दैट मीन यू डैश थोड़ी बढ़ गई है वैल्यू, फाइनल जो बाद वाली एनर्जी है थोड़ी बढ़ गई है। मुझे परसेंटेज चेंज बताना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, जितना चेंज हुआ है अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि यू डैश। देखो यहाँ पे यू नॉट मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज बढ़ा है ना एनर्जी, तो जो बाद वाली है माइनस पहले वाली, अगर कम हुई होती तो यू नॉट माइनस यू डैश करता, तो यू डैश माइनस यू नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 100। ये परसेंटेज है भाई, बेसिक्स जो आप जो परसेंटेज पढ़ते हो वो मैथमेटिक्स लगी हुई है। तो यू डैश की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 9 इंटू यू नॉट माइनस यू नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यू नॉट बाहर ले सकते हैं, तो 10 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन यू नॉट इंटू 100। इसको सॉल्व करके बताओ, इसको तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, तो 11.11% आएगा कुछ।